Hello everybody and welcome back to our YouTube channel Pashover. So in this video I will be taking another session on the MCQ series of Indian Polity. आज का जो टॉपिक सेंटर्ड होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे एंड preamble of Indian Constitution. So in this lecture the main focus will be on the fundamental duty. जैसे कि आपको पता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आती है, पार्ट 4A एंड किस पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950s में अडॉप्ट किया गया था बाय वर्चू ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. दीज वर एडेड इन आर्टिकल 51A, ठीक है। सो इस सेशन में एक और बात हम बोलेंगे, दैट विल बी अबाउट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। उनके बारे में भी हम कुछ MCQs इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू आवर टॉपिक। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू आर new to this channel, do subscribe and also join our telegram channel for more updates and regular updates. उस पर आपकी ये MCQ सीरीज जो जितनी भी है वहाँ पे इनकी PDF हमारी मिल जाएगी and you can connect it here with us. So let's get directly. So ये पहले दो सेशन हमने किए थे। सो आज के जो टॉपिक हो वो हम पहले क्वेश्चन देखता है इसका। Under Article 368, Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are. Article 368 के अंडर पार्लियामेंट रिपील नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि क्या रीज़न है इसका वो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसेंडर राइट्स, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आप देखते हैं अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कौन फंडामेंटल राइट्स को रिपील नहीं कर सकता, मतलब उनको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड्स मोस्ट ऑन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनकी जो एनफोर्समेंट है वो किन पे डिपेंड होती है। जैसे कि फंडामेंटल्स की एनफोर्समेंट किन पे डिपेंड है, अगर उनको की वायलेशन हो जाए तो सो देन यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनकी जो एनफोर्समेंट है वो किन के ज़िम्मे है, ठीक है। द कोर्ट्स, द इफेक्टिव अपोजिशन पार्लियामेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। So answer here will be resource available to the government. Okay. Next question, in the constitution opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in. Opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of individuality and reform, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में, प्रीएम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। सो ये किस में आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन वेर प्रोवाइडेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंडियन सिटीजन के वो किन से प्रोवाइड किए जाए? एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एन ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। सो इसका क्या आंसर होगा? एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्चू ऑफ विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। आई विल रिपीट, पार्ट 4A एंड ये कितनी ड्यूटीज़ है? 11, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर प्राइमरी मॉरल ड्यूटीज, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? अगर आप देखते हो दे आर नॉट एनफोर्सेबल, ये भी ठीक है। दे आर प्राइमरी मॉरल ड्यूटीज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये भी दिखाई रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के टाइम पे आपको स्टैंड अप होना है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। यही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट्स, सो दे all are above correct. Hence we look at the options. So the option 1 here will be the correct one, in which it is a 1, 2nd and 3rd are correct. Okay. So total number of fundamental duties mentioned in the constitution is, total number of fundamental duties कितनी mention की गई है constitution में? कितनी है? 11. Fundamental duties enacted in part 4A of the constitution are enforceable duties. Parliament can impose penalties or punishment for non-compliance, like directive principles that are mandates to people, like fundamental rights that are enforceable.
no more than meant for create psychological conscience among the citizens of education वैल्यू. सो इसका क्या जवाब होगा? मैंने अभी कह दिया कि वो लीगल राइट्स नहीं है, अनफोर्सेबल नहीं है. सो इफ़ यू कोरिलेट दैट क्वेश्चन विथ इट, सो हियर कम्स the answer of this question number 7. No more than meant to create psychological consciousness among the citizens and of education value. क्योंकि रेस्पेक्ट करना तिरंगे को, that is a fundamental duty. Okay. Fundamental duties have been added in Constitution by 42nd Amendment 1976 in according with the recommendation of, जो कि 42nd Amendment Act 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसकी रिकमेंडेशन थी, किस कमेटी की? सनाथम कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वराज सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी कमेटी. सो द आंसर हियर विल बी स्वराज सिंह कमेटी. एक और फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे कि पब्लिक जो है पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कोई स्कूल हो गया, उसको नुकसान करना, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अपोजिट हो. वी हैव टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज. ओके. सो रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज़, ये मैं अभी बोल रहा था, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. सो क्या आएगा इसका? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. Fundamental duties are introduced by 42nd part, are incorporated in part 3rd A and are non-justiciable. So फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है इनमें से? अगर आप देखोगे पहला ही ऑप्शन 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, ये सरासर गलत है. 44th अमेंडमेंट के ज़रिए 1978 में जो हुआ था, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़े याद रखिए. इसमें प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31, उसको फंडामेंटल राइट्स में रिमूव कर दिया गया. देन इट बिकेम ए लीगल राइट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 300 ए, जो कि आर्टिकल 31 था, उसको कहाँ पे लिया गया? आर्टिकल 300 ए में. सो ये वाला गलत होएगा. आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3rd ए किस में आते हैं? पार्ट 4th थे. सो दिस ऑप्शन विल आल्सो बी रॉन्ग. आर नॉट जस्टिशिएबल, ये जस्टिशिएबल नहीं है. ठीक है. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हेंस वी सी द डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following statements is slash or wrong? Correct. Article 26 of the Constitution of India states that subject to public order, morality and health, every religious denomination of any section thereof shall have the right, पहला option, to establish and maintain institution for religion and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own, acquire movable and immovable property. सो आर्टिकल 26 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. वो क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन जो है या कोई भी सेक्शन जो है, उनको क्या राइट्स दी गई है? टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये उसमें लिखा गया है. टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये भी करेक्ट उसमें लिखा गया है, आर्टिकल 26 में आता है. टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो हियर वी गो. पार्ट ए ऑप्शन कौन आएगा फिर? 1, 2 एंड 3rd, तीनों इसके जवाब ठीक है. सो तीनों आएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Which of the following are among the fundamental duties as listed in the Constitution? इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन है? टू रिजर्व द हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टू विन इंटरनेशनल फेम, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन दे कॉल्ड अपॉन टू डू सो. सो कौन कौन है? टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी आता है. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आता है. ठीक है. एंड टू स्ट्राइव फॉर द एक्सलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टू इंटरनेशनल फेम, ये नहीं आता है, शायद DPSP में ये आता है. टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. सो दिस वन, द ऑप्शन here will be 1st, 2nd and 4th are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई किस आइडिया से? गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स, curbing subversive and unconstitutional activities, preventing abuse of fundamental rights, giving more power to executive. फंडामेंटल ड्यूटीज किस आइडिया से कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट की गई? कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज से. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
जो है वो इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनिटरी स्टेट्स। सो इससे पहले भी मैंने इस पे बात की थी। अंडर आर्टिकल 1 इट सेज दैट इंडिया और भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया और भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इन आर्टिकल 1 it describes India as the union of states. Next question, the union of states consists of states, union territories, acquired territories. यूनियन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 1 में लिखा गया उसमें क्या आता है? स्टेट्स आती है, यूनियन टेरिटरीज आती है, या एक्वायर्ड टेरिटरीज। सो इसमें क्या आता है? स्टेट्स। सो कौन क्या ऑप्शन आएगा फिर? फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड पब्लिक हेल्थ। 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट दिया गया है उसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है? रेगुलेशन ऑफ लेबर सेफ एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। Next question, which one of the following statements regarding the constitutionally guaranteed right to education in India is correct? The right covers both child and adult illiteracy and therefore universally guarantees education to all citizens of India. The right is a child right covering the age group from 6 to 14 and become operational from year 2015. The right has been taken from the British Constitution, which was first welfare state in the world. The right has been given to all citizens between 6 to 14 under amendment of 86th Constitutional Amendment से इसको लागू किया गया. So the correct option here will be right to education. जो है वो कौन सा अंडर आर्टिकल 21A जो कि कब ऐड किया गया था? 86th Constitutional Amendment Act. उसमें क्या लिखा है? द राइट हैज़ बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कौन सी बॉडी प्रिस्क्राइब करती है? उसमें कंडीशंस कौन सी बॉडी प्रिस्क्राइब करती है? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड असेंबली. सो पार्लियामेंट उसमें कंडीशंस प्रिस्क्राइब करती है कि इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट imposing certain restrictions on newspapers. These include pay ceiling, price and advertisement. The legislation included in the 9th schedule of Constitution of India. In this context, which one of the following statements is correct? The legislation is invalid as it violates the freedom of press. The legislation is valid by virtue of Article 31B. The legislation is invalid as it imposes unreasonable restrictions under Article 19 second of the Constitution. The legislation is valid as the press is not a citizen under Article 19 of the Constitution. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेजिस्लेशन एक एक्ट पास करती है, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, उसमें क्या सर्टन रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स पे, जिनमें एडवर्टीजमेंट की पे भी रेस्ट्रिक्शन आती है, प्राइसिंग पे भी रेस्ट्रिक्शन आती है. तो इस हिसाब से जो कि लेजिस्लेशन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसमें इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट के हिसाब से कौन सा इनमें स्टेटमेंट ठीक रहेगा? द legislation is invalid as it violates freedom of press. The legislation is valid by virtue of Article 31B. The legislation is invalid as it imposes unreasonable restrictions under Article 19 second of the Constitution. So इसका क्या जवाब आएगा? The legislation is invalid. क्यों? क्योंकि unreasonable restrictions लगाता है जो कि Article 19B में है, जो freedom of speech and expression दिया गया है, फॉरम राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ, जिसमें आता है नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉरम, एसोसिएशंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ही उसमें लिखा गया आर्टिकल 19 में. सो वही उसको वायलेट करता है. ठीक है. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पास किया गया था 2005 में.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज और करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो कौन से करेक्ट है। दे आर एनफोर्सड थ्रू jurisdiction, they have formed a part of constitution since its adoption, they are applicable only to citizens of India, select the correct answer using the code below। पहला दूसरा एंड तीसरा ठीक है, पहला एंड दूसरा ठीक है, दूसरा एंड तीसरा ठीक है, तीसरा खाली तीसरा ठीक है। सो अगर आप देखिए दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे हैव फॉर्मड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस अडॉप्शन, नहीं ये बाद में अडॉप्ट किए गए। दे आर एप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो कौन है थर्ड ओनली। Which one of the following is not guaranteed by the Constitution of India? Freedom to move freely through the country, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to own, acquire, dispose of property anywhere in the country, freedom to practice any trade or profession। So कौन सा ऐसा इनमें से फ्रीडम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी नहीं करता, जो कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द कंट्री आर्टिकल 19 में आता है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये भी आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन ये भी आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री ये आर्टिकल 31 के आता था, राइट टू प्रॉपर्टी में। अब यह आर्टिकल फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब किस में आर्टिकल अंडर किस आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल 300 जो कि एक लीगल राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या लिखा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सफुल लेबर, abolition of untouchability, protection of interest in minorities, prohibition of employment of children in factories and mines। सो अगर आपको पता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन सा ग्रुप में आते हैं, उसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। सो अगर आपको ये पता है आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है, यू विल बी very easy, it will be very easy for you to answer this question। Now we move to the options। prohibition of traffic in human beings and forced labor, this is article 23। abolition of untouchability article 17 में आता है, जो कि किस ग्रुपिंग में आता है, राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ जो कि किस में आता है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ किस आर्टिकल में आता है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में, जो कि 29 एंड 23 है। 29 एंड 30 आर्टिकल के अंडर आता है, ये आता है आर्टिकल 17 के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइनर्स ये किस में आता है, आर्टिकल 24 में। सो ये दो पहला एंड चौथा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है। So the correct option here will be first and second, first and third, and first and fourth. So the C part will be the C option. C will be the correct option of this question। The purpose of directive principles of state policy is to, जो कि purpose है डायरेक्ट DPSP का वो क्या है, lay down positive instruction that will guide state policy at the levels of government, put Gandhi suggestion for decentralization, state interaction, check the government's use of arbitrary powers, promote the welfare of society poor। सो DPSP जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका पर्पस क्या है, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दैट विल गाइड स्टेट पॉलिसी एट द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इनका पर्पस यही है कि वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या करने में जो कि उनके दे गाइड द गवर्नमेंट इन द स्टेट पॉलिसी एक्शंस। और आर्टिकल ये पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दे नॉन जस्टिफिएबल राइट्स, ये हम एक ये मॉरल फोर्स है किनके बैग के बाद, जो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके थ्रू पावर किसको दी गई है, गवर्नमेंट को, कि वो कौन से रूल्स अप्लाई करे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रेइंस्टेट द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP जो है उन पे उनके ऊपर जो प्राइमेसी दी गई थी फंडामेंटल राइट्स को, वो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी? सो इफ यू केस गोलकनाथ, केस किशावंदी भारती, केस मिनरल मिलर्स, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव केस। सो इसका क्या जवाब होगा? केस गोलकनाथ में, जो कि कब हुआ था? 1971 शायद, जितना मुझे याद आ रहा है 1971 में गोलकनाथ केस हुआ था। उसी में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम ये DPSP से ज़्यादा पोजीशन एक्वायर करते हैं। Which of the following rights are guaranteed by Indian Constitution also available to non-citizens? कौन से ऐसे राइट्स है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट द फ्रीडम टू स्पीक, द फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन पार्ट ऑफ द कंट्री, द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। सो कौन सा है? 26 में द फ्रीडम टू स्पीक। नॉन सिटीजन्स को दिया गया है द फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन, नहीं, फ्रीडम टू स्पीक ही दिया गया है उनको, राइट टू फ्रीडम टू स्पीक आर्टिकल 19 में नॉन सिटीजन को दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा एक राइट है जो कि ह्यूमन राइट भी है एंड फंडामेंटल राइट भी है? इन ऑप्शन में से राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हाउसिंग। सो कौन सा आएगा? राइट टू एजुकेशन एक ह्यूमन राइट भी है एंड एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू एडवांस साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रमोट पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। सो कौन से ऐसे है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू एडवांस साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, जो कि मैं अभी बता रहा था कौन था? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन, गवर्नमेंट फेडरल हो या फेडरल, किस गवर्नमेंट को हम फेडरल कहे, किस गवर्नमेंट को यूनिटरी कहे, वो किन रिलेशनशिप्स पे आधारित है? थ्री ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंटर एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट। सो किस ब्रांच पे हम आर्डर करें? द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन क्या है? ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन नीचे स्टेटमेंट्स इनमें ठीक है? द टेरिटरी of the units of Indian Federation may be altered by Parliament by simple majority. The consent of state legislature is necessary before Parliament distributes its territory. The President recommendation is necessary for introducing in Parliament a bill of redistribution territory of any state. The President must receive the state opinion before recommending a bill on altering the name of state. So कौन सा इसमें करेक्ट है? अगर आप देखते हो, द टेरिटरी ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन मे बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, ये ठीक है। एंड अगर आप इसको देखते हो, द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ पार्लियामेंट बिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग, सो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन केस ऑफ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शन किस में दिए गए हैं? द प्रेसिडेंट और ए गवर्नर, फॉरेन सोवरेन ओनली, द प्रेसिडेंट ओनली एंड नॉन। तो अगर आपको पता है वो किन को इक्वालिटी बिफोर लॉ में एक एक्सेप्शन दी गई है, किसके लिए? प्रेसिडेंट और ए गवर्नर। प्रेस सेंसरशिप क्या है? इज प्रोहिबिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मस्ट बी जज्ड by test of reasonableness, is a restriction of press freedom mentioned in article 19 is specified in article 31 of the constitution. So क्या है? must be judged by test of reasonableness. press censorship यही है कि जज करे, अगर कोई खबर है उसको पहले जज करे रीजनेबल है कि नहीं है, रैशनेबल है, ठीक है कि ये किसी ग्रुप को
हार्म करती है उनके इंटरेस्ट्स को, वो देखते हैं प्रेस सेंसरशिप में। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज लिमिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में किन बेसिस पे? डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रोटेक्टिंग ए शेड्यूल्ड ट्राइब, फ्रेंडली रिलेशन विद ए फॉरेन स्टेट। सो कौन सा इनमें से करेक्ट है? वी कैन प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट की गई है डिफेमेशन के लिए, हम किसी को हम डिफेम नहीं कर सकते ऐसे ही। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट किए गए हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, so option here will be first, second and fourth, that will option D. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फॉरबिड्स चिल्ड्रन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो चाइल्ड को फॉरबिड क्या करती है? अंडर द एज ऑफ 14 फ्रॉम वर्किंग इन फैमिली बिजनेस, अंडर द एज ऑफ 14 फ्रॉम वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, लेस देन एज 14 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन फैमिली फार्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग। सो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अंडर द एज ऑफ 14 वर्किंग फ्रॉम हैजार्डस ऑक्यूपेशंस। Which of the following can impose reasonable restrictions on Indian citizens' fundamental rights? कौन ऐसे impose कर सकता है restrictions? कौन इनमें से impose कर सकता है restrictions किन पे? fundamental rights पे जो किन को दिए गए हैं Indian citizens को। Supreme Court, Parliament, President on the recommendation of Council of Ministers. None of these restrictions have already been incorporated in the Constitution. So कौन restrictions लगा सकता है? Parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अवेलेबल टू, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो किनको अवेलेबल है? इंडियन सिटीजंस ओनली, ऑल पर्संस इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, एनी पर्सन फॉर एनफोर्सिंग एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड टू ऑल पर्सन ए सिंगल एग्रीवेड इंडिविजुअल। सो किनके लिए है? ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। जो कि पास्ट शोर की जो चैनल थी वो बैकग्राउंड में आनी थी, वो यहाँ पे फोरग्राउंड में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये ये फोरग्राउंड में जिस टेक्स्ट को आना है वो बैकग्राउंड में चला गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, सॉरी फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स रिजाइडिंग टू इंडियन टेरिटरी? कौन से ऐसे राइट्स है जो कि इंडियन सिटीजन को भी अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल जो कि इंडियन टेरिटरी में रहते हैं? कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सो कौन से ऐसा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दे कैन प्रैक्टिस प्रीच देयर रिलीजन, एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उनको ये राइट्स दिए जाते हैं। सो द ऑप्शन हेयर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी पार्ट। Next question, which of the following factors do not explain why the rights included in part 3 of Constitution are called fundamental? ऐसा कौन सा फैक्टर नीचे दिया गया है जो एक्सप्लेन नहीं करता जो राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल क्यों है? दे आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स एंड एलियंस, ये एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करते। दे आर सुपीरियर देन ऑर्डिनरी लॉ, दैट्स ट्रू, दे आर सुपीरियर। They are fundamental for governing the country, no they are not fundamental, they are just fundamental rights। governing the country के लिए वो fundamental रही नहीं है। They are not absolute, that's also wrong, they are absolute। So here option will be first, third and fourth। The fundamental rights dash has been deleted by dash amendment act। कौन सा fundamental right delete किया गया है? by किस फंडामेंटल एक्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गया एंड यहाँ पे 44th। विच स्टेटमेंट्स इज ऑल नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? कौन से स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं करेक्ट नहीं है किसके रिगार्डिंग? फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। सम ऑफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस, दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, दे प्रेसिडेंट अलोन कैन डिसाइड अपॉन मॉडिफाइंग देयर एप्लीकेशन टू आर्म्ड फोर्सेस, दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज दे आर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से करेक्ट क्या होगा अगर आपको पता ही है?
सम ऑफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू आर्मड फोर्सेस के लिए थोड़े से राइट्स इनमें से अवेलेबल नहीं है. दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड बाय एनी इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट. ये सरासर गलत है. सो द ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन सेकंड. The president alone can decide upon modifying their application to armed forces. नहीं, president with parliament ये करता है decide. They cannot be amended as they form the basic feature of the constitution. Yes, they can amend it, but the structure, the basic structure has to be kept there. Okay, as they have been amended by, as we have deleted right to property and we have added right to education there. So this one is also wrong. So here we go, the second, third and fourth will be the correct option. Which article of the constitution says no child below the age of 14 shall be employed in the work of any factory or mine engaged in any hazardous employment? So कौन सा article है? Article 24, 45, 330, 368. Article 24. Next question, consider the following statements. The Article 20 of the Constitution lays down that no person shall be deprived of his personal liberty except according to procedure established by law. Article 21 of the Constitution says that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force of at time of commission of the act charged as an offence. So कौन सा ऐसा statement है जो correct है? So if you know that Article 20 क्या है, रेस्पेक्ट एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, वहाँ पे क्या लिखा गया है? द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज एंड हिज पर्सन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ लॉ. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ चार्ज इन फोर्स ऑफ टाइम एट चार्जेड एज एन ऑफेंस. सो कौन सा इनमें स्टेटमेंट करेक्ट है? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड. ओके, so the option will be correct, D. Separation of judicial from the executive is enjoined by. Judiciary and executive जो अलग अलग branch की है वो किससे enjoin होती है? Preamble, directive principle, 7th schedule, judicial decision. 44th, that is directive principle. Which act of the constitution envisage free and compulsory education for child up to age of 18? कौन सा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जिनमें फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी गई है फॉर द एज ऑफ 14? जब तक वो 14 साल के नहीं होते तब तक उनको सरकार मुफ्त की एजुकेशन देगी. आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32. सो द राइट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 45. Which of following, which part of the constitution deals with directive principles of state policy? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन जो DPSP से डील करता है? पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल? कौन सा इनमें से DPSP नहीं है? मैं शॉर्ट फॉर्म में DPSP इनको बोलता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. To improve nutrition, to advance scientific temper, to advance economic interests of the poor, to distinguish from the judiciary from executive. So कौन सा इनमें से DPSP नहीं है? To advance scientific temper. Which of the following directive principles is founded on Gandhian ideology? नीचे दिए गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनमें से गांधीयन जो गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन प्रिंसिपल्स है, कौन आधारित है? फाउंडेड उन पे कौन है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड सिटीजन, इक्वल पे इक्वल वर्क, ए सिंगल सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. ये किन पे आधारित है? गांधी जी की आइडियोलॉजी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी कॉल्ड गांधीयन? कौन सा नीचे दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हम गांधीयन नहीं बोल सकते? काउ स्लॉटर प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द कंट्री. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द कंट्री ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि गांधीयन नहीं है. काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ये गांधी जी का प्रिंसिपल था. प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत. काउ स्लॉटर प्रिवेंशन इसलिए गांधी जी का एक प्रिंसिपल था क्योंकि जब वो नेशनल मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की, at that time unity was needed between Hindus and Muslims, so for that he advised people not to slaughter cow as it was against the
belief of the Hindus. Okay, so next question, which are the following is are listed among directive principles in part 4? Equal pay for equal work, uniform civil code, small family norm, education through mother tongue at primarily language. कौन सा ऐसा है दिया गया है, कौन दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. सो कौन सा है फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एंड एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल्स, ये DPSP में नहीं आता है. Which of the following were added to directive principles by amendment of the Constitution? To protect and improve the environment and safeguard wildlife, right of workers to participate in management of industry, right to work, to protect and maintain places for historic interest, first and second, first and third, second and fourth, first second and fourth, first and second. So कौन सा एडिट किया गया था बाय कौन अमेंडमेंट्स के जरिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऐड किए गए थे बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Next question, which are the following statements is accurately describes the fourth schedule of Indian Constitution? It contains scheme for power distribution between the Union States. It contains language listed in the Constitution. It contains provisions for tribal administration. It allots seats to the Council of States. So कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है नीचे जो डिस्क्राइब करता है फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट अलॉट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल क्या है? Contains provision for panchayat elections, includes subjects over which municipalities have authority, includes recommendation for the formation of state finance commission. The 73rd amendment act added. So 12th का जो ऑप्शन क्या आएगा? Include subject over which municipality has authorities. The 9th schedule was added by dash amendment act. 9th schedule किस amendment act से add किया गया था? फर्स्ट, 9th, 36 एंड 36. सो 9th शेड्यूल किया गया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video. Okay.